हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग कल थी और जिसमें बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिन निर्णयों को हमें देखना और समझना बहुत आवश्यक है। जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो टैक्स रेट में किए गए हैं। अपील का जो प्री डिपॉजिट होता था उसमें चेंज किया गया है। और सबसे ज्यादा अवेटेड जो लोग परेशान थे, जिन लोगों ने 9C फाइल नहीं किए हैं बहुत समय से या 2017-18 से अभी तक नहीं किए हैं, उनके लिए भी 9 सीट की लेट फीस के वेवर के संबंध में बात की गई है। तो इस तरह बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं जिनको हम बहुत समरी के तौर पर लेंगे, क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में हम डिटेल्ड में इनको जरूर आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन अभी एक समरी के फॉर्म में हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर चेंज आए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिकमेंडेशंस ऑफ द 55th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो इसमें जो मेजर चेंज किए गए हैं उनको सबसे पहले हम देखते हैं। जिसमें से एक ये चल रहा था कि जो प्री डिपॉजिट है उसमें 25% था, उसको भी ये लेस करके 10% पर कर रहे हैं। तो उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग वन बाय वन देखना शुरू कर रहे हैं। एक जो आया था अदर चेंजेस रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है, टू इंक्रीज द जीएसटी रेट फ्रॉम 12% टू 18%। यानी ओल्ड एंड डिस्कार्डेड टाइप के जो हमारे व्हीकल्स थे, चाहे वो ईवी व्हीकल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, उन सभी पर 12% का जीएसटी था, जिसको इंक्रीज करने की बात हो रही है, जो 12% से बढ़ा करके 18% किया जा रहा है। तो ये था इसके बारे में। दूसरा एक जो और मेजर है चेंज, वो है पॉपकॉर्न के संबंध में, जो बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे थे। टू क्लेरिफाई दैट रेडी टू ईट पॉपकॉर्न विच इज मिक्स्ड विद साल्ट एंड स्पाइसेस आर क्लासिफिएबल अंडर हेड 21069099 एंड अट्रैक्ट 5% जीएसटी। यानी इस सेशन कोड के अंतर्गत जो आपका रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है वो 5% में रहेगा। और इसके बाद जीएसटी इफ सप्लाइड एज अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल्ड, एंड 12% जीएसटी इफ सप्लाइड एज प्री पैकेज एंड लेबल्ड। तो प्री पैकेज एंड लेबल्ड है तो 12% हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी कैटेगरी इसमें दी गई है। However, when popcorn is mixed with sugar, thereby changing is corrected to sugar confectionery। तो अगर शुगर उसमें मिक्स हो गई, शुगर कन्फेक्शनरी में आ गया, तो ये अट्रैक्ट करेगा 18%, जिसका एचएसएन कोड है 17049090। और इसको आगे इन्होंने कहा, डिसाइडेड टू रेगुलराइज द इश्यूज फॉर द पास्ट ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। तो पहले इस पे जो कंफ्यूजन था, जो डिस्प्यूट था, वो जैसा जहां पर था वैसा ही रहने वाला है। यानी जो लोग टैक्स दे चुके हैं उनका एज इट इज ही रहेगा, आगे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा एक मेजर चेंज इन्होंने किया, टू क्लेरिफाई दैट नो जीएसटी इज पेबल ऑन द पेनल चार्जेज levied and collected by banks and NBFC firm borrowers for non-compliance with loan terms। तो लोन में जो पेनल चार्जेस लगते थे, अगर आपकी टाइम से किस्त नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं जमा हुई है, तो जो पेनल चार्ज लगता था उस पे भी जीएसटी लगता था, जिसको अब जीएसटी से बाहर किया जा रहा है। यानी अब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से एक ये है, इशुएंस पर्टेनिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर्स। जो अब सिम कार्ड और इस तरह के और कई वाउचर्स होते थे, इन पे अब जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बारे में इनका कहना है, इन ए सिग्निफिकेंट मूव टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर्स अंडर जीएसटी, द जीएसटी काउंसिल मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। तो ट्रांजैक्शन इन vouchers shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services। तो ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है। Distribution of vouchers on principal to principal basis shall not be subject to GST। However, where vouchers are distributed on principal to agent basis, the commission fee or any other amount charged by the agent for such distribution is taxable under GST। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, कमीशन है या फी है, तो उस पर तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बाकी एक उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इन्होंने वाउचर के संबंध में बताया। दूसरा एक इन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दिया, इशुएंस ऑफ क्लैरिफिकेशन थ्रू द सर्कुलर्स टू रिमूव एम्बिग्यूटी एंड लीगल डिस्प्यूट्स इन सर्टेन इश्यूज। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके संबंध में वो क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे सर्कुलर के माध्यम से। तो यानी बहुत सारे सर्कुलर्स अब आने वाले हैं, जो अभी तक डिस्प्यूट्स थे या जिन पे चीजें क्लियर नहीं थी, उनको सर्कुलर के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। जिसमें एक ये भी है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट
of reversal of input tax credit by electronic commerce operator in respect of supplies made under section 9 subsection 5 of CGST Act। तो इसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो चीजें क्लियर नहीं थी उनके लिए भी एक क्लैरिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी के साथ साथ क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लास बी ऑफ CGST एक्ट in respect of goods which have been delivered by the supplier at his supplier's place of business। तो यहाँ पर इसको भी कि सप्लायर को मतलब वो गुड्स कब रिसीव हुआ है और कब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, ये आपका जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लास बी में डिफाइन किया गया है, उसके क्लैरिटी के लिए ये एक क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे, जिससे क्लियर हो पाएगा कि सप्लायर को गुड्स किस प्लेस पर हुआ है। इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन और ये जारी करेंगे, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग एंड फॉर्म GSTR 9C and providing waiver of late fee on delayed furnishing of form GSTR 9C for the period from 2017-18 to 2022-23। तो 9C से जो लोगों की दिक्कतें थी कि डिलेड फाइलिंग पे लेट फीस था, उसको वेवर की बात कर रहे हैं। हालांकि लेट फीस मेरे हिसाब से तो उस पर पहले भी नहीं था, लेकिन अब उसको वेवर की बात कर रहे हैं। तो 2017-18 से लेकर के अब तक का जो भी लेट फीस है उसको ये वेव करेंगे, उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन भी जारी करेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा लोगों के मन में डिस्प्यूट था, उसके संबंध में वेवर ऑफ द अमाउंट ऑफ लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 9C। और कब तक का करेंगे? फॉर्म GSTR 9C इज फाइल्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। अगर 9C फाइल नहीं किया है तो अगर 31 मार्च 2025 तक भी फाइल कर देते हैं तो आपका लेट फी वेव रहेगा। इसी के साथ इंसर्शन ऑफ न्यू प्रोविजंस ऑफ फॉर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। तो यहां पर एक ये मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफाइड इवेजन प्रोन कमोडिटीज हैं, उन पे ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग करेंगे, जिसके माध्यम से उनको ट्रैक और ट्रेस करेंगे। इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। इसके अलावा एक बेसिक ये भी इन्होंने दिया, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ करेक्ट डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट as well as correct declaration of place of supply in respect of supply of online services। तो जो दिक्कत ऑनलाइन सर्विसेज में स्टेट और अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट के संबंध में आती थी, उसके लिए भी एक क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे, जिससे ये क्लियर हो पाए कि ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो कहां पर हुई है। इसके अलावा अमेंडमेंट इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लास डी और CGST एक्ट 2017। तो आपको पता ही है कि सफारी रिट्रीट का जो आदेश आया है, उसके लिए इनको ये एक अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है, जहां पर ये बात थी प्लांट और मशीनरी। तो जो प्लांट और मशीनरी की बात थी, वहां पर होना था प्लांट एंड मशीनरी। तो सफारी रिट्रीट का जो ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था, उसको आप लोगों ने देखा ही है। उसी के लिए ये लेकर के आ रहे हैं और इसको लेकर के आना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी 1 जुलाई 2017 से इसको इफेक्टिव करेंगे। अब इसका जब डिटेल आएगा तो हम लोग इस पर डिटेल में भी चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज और भी है, अमेंडमेंट सेक्शन 107 एंड सेक्शन 112 ऑफ CGST एक्ट 2017 to provide for payment of pre-deposit for filing an appeal in respect of an order passed which involves only penalty amount। तो अब जो केवल पेनाल्टी अमाउंट था, उस पे अभी तक 25% था, उसको भी ये 10% प्री डिपॉजिट को करेंगे। इसी तरह से इन्होंने एक जो और लेकर के आए हैं प्रोविजन, वो है प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय द टैक्स ऑफिसर्स टू पर्सन्स नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अदरवाइज। अगर कोई टैक्स पेयर ऐसा है, कोई ऐसा अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड व्यापारी है जिसको टैक्स देना है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होने की सीमा में नहीं आ रहा है, तो उसको एक TIN नंबर जारी किया जाएगा, यानी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा, जिससे वो टैक्स जमा कर पाएगा। यानी टैक्स लायबिलिटी जमा करने के लिए है, अगर वो इस सीमा के अंतर्गत नहीं आता, रजिस्टर्ड सीमा के अंतर्गत नहीं आता। इसके अलावा एक चेंज ये कर रहे हैं, अमेंडमेंट इन द फील्ड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर taxpayers who opted for composition levy through form CMP 02। तो इसकी कैटेगरी में भी, कैटेगरी फील्ड में भी चेंज किया जाएगा। इसके अलावा अमेंडमेंट CGST एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, जो IMS का सिस्टम था
उसको ये मूर्त रूप देने जा रहा है, यानी एक्ट में चेंज करने जा रहा है, जिसके माध्यम से आईएमएस सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। उसके लिए देखिए अब आपको ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पर जो अमेंडमेंट लेके आ रहा है, टू अमेंड सेक्शन 38 of CGST Act 2007 Rule 60 of CGST Rule 2002 to provide a legal framework, यानी अब कहां पर इसको ला रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क in respect of generation of Form GSTR to be based on the action taken by the taxpayer on the invoice management system, यानी अब इसको लीगल फ्रेमवर्क के तहत GSTR 2B से जोड़ा जाएगा। इसी तरह से सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 में चेंज करेंगे टू स्पेसिफिकली प्रोवाइड for requirement of reversal of input tax credit as is attributable to a credit note by the recipient to enable the reduction of output tax liability of the supplier। तो इस तरह से एक न्यू सेक्शन इंसर्ट करेंगे 67B to prescribe the manner in which the output tax liability of the supplier shall be adjusted against the credit note issued by the him। और एक अमेंडमेंट सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में लेकर के आ रहे हैं and Rule 61 में to provide that Form GSTR 3B of a tax period shall be allowed to be filed only after Form GSTR 2B of the said tax period is made available on the पोर्टल। तो जब तक वो पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हो जाएगा तब तक भी आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये थी जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आए हैं, जो 11th रिकमेंडेशंस आई हैं, जिसके संबंध में अब क्लैरिफिकेशन जारी होंगे सर्कुलर के माध्यम से, और चीजें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे आपको मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।